हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग बढ़िया गए होंगे और आपका पेपर भी बढ़िया गया होगा। तो बच्चों, बहुत खुशखबरी है कि जो हमने आपको बैच में पढ़ाया था उसी से आपका पूरा पेपर आया है। 95% तक तो बेटा वहीं से सेम आपका पेपर है वो आया है जो बैच में आपको पढ़ाया गया था। बाकी हाँ, एक दो क्वेश्चन कह सकते हैं कि थोड़े से बाहर आए हैं, बट अगर आपने सिलेबस को अच्छे से किया होता तो आपसे वो क्वेश्चन भी बन जाते। तो मैं फटाफट से आपको एक बार जल्दी सॉल्यूशन है वो बता देता हूँ, है ना, और फिर पूरी जर्नी भी आपके साथ में शेयर करूंगा। बट सबसे पहले बच्चों आपको सॉल्यूशन बताना बहुत जरूरी है। तो पहला देखो जो क्वेश्चन था, जब प्रकाश की किरण कांच से वायु की सतह में लंबवत प्रवेश करती है तो क्या होता है। ठीक है। जब कांच की जो किरण है वो जब प्रकाश की जो किरण है, सॉरी, वो कांच में लंबवत प्रवेश करती है तो क्या होता है। तो बेटा इस केस में जो किरण है वो सीधी चली जाती है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। फिर है दूसरा क्वेश्चन, यदि कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तो कांच में प्रकाश की गति होगी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा निर्वात में गति से 1/1.5 गुना। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा है गोलीय दर्पण में वह बिंदु जहां सभी समांतर किरणें परावर्तन के बाद अभिसरित होती हैं या प्रतीत होती हैं कि वहां से अपसरित हो रही हैं कहलाता है। तो बेटा ये अपना फोकस कहलाता है। फिर चौथा, एक अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी होगी। तो बेटा क्वेश्चन नंबर जो 4 का आंसर होगा वो हमारा बी ऑप्शन होगा, माइनस का 10 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि अवतल दर्पण है तो इसकी फोकस दूरी कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो छवि कैसे बनेगी। बच्चों हमें पता है जब किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो वस्तु जो छवि है वो एकदम समान आकार की बनती है और वास्तविक बनती है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है आपको 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस दिया गया है। दुगने आकार का सीधा प्रतिबिंब प्राप्त बनाने हेतु वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाना होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 6 का डी ऑप्शन है, 40 सेंटीमीटर। सातवां है, यदि उत्तल लेंस द्वारा पर्दे पर प्रतिबिंब बन रहा है और वस्तु को लेंस के पास लाया जाता है तो प्रतिबिंब क्या होता है। लेंस से देखो दूर खिसकता है और बड़ा होता जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा बच्चों, ए ऑप्शन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्तल दर्पण को वाहनों में पीछे देखने वाले दर्पण के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि क्योंकि बेटा इसमें एक बड़ा क्षेत्र दिखाई देता है, इस वजह से इसको प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन है नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण लेंस वस्तु की स्थिति के अनुसार वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब है वो बना सकता है। तो अपना अवतल दर्पण बना सकता है और उत्तल लेंस बना सकता है, यानी कि तीसरा और चौथा। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, इसका एकदम करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। यदि वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाए तो प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है वो बी ऑप्शन है, प्लस का 6.7 सेंटीमीटर। ठीक है, जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वो कैसी होगी, प्लस की 6.7 सेंटीमीटर होगी। 11वां है, एक छात्र को श्यामपट्ट पढ़ने में कठिनाई होती है, वह कौन से नेत्र दोष से पीड़ित है। तो इसका आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। अगला देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12, एक व्यक्ति का निकट बिंदु 50 सेंटीमीटर है, उसकी दृष्टि को सामान्य निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर बनाने के लिए कितनी शक्ति का लेंस का उपयोग है वो करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, 2 डायोप्टर। फिर 13, यदि प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजरे तो सबसे अधिक विचलित होने वाला रंग कौन सा है। तो बेटा सबसे अधिक जो रंग विचलित होता है वो बैगनी होता है। फिर तारों का टिमटिमाना किस कारण होता है बेटा, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वायुमंडल की विभिन्न परतों के कारण अपवर्तन, है ना। 14 का आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। फिर 15, यदि कोई चालक 1 एम्पियर की धारा को 2 मिनट तक वहन करता है तो उसमें से कितना आवेश प्रवाहित होगा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है वो डी ऑप्शन है, 120 कूलम। 16 है, किसी श्रेणी परिपथ के सभी घटकों में निम्नलिखित में से कौन सी। देखो श्रेणी क्रम में पता है बेटा, श्रेणी क्रम में किसका मान समान होता है, धारा का मान समान होता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 10 ओम प्रतिरोध वाले तार को चित्रानुसार एक वृत्त के आकार में मोड़ा गया है। वृत्त के व्यासगत बिंदु ए तथा बी के बीच प्रतिरोध होगा। ए और बी के बीच में बच्चों हमें क्या बताना है, प्रतिरोध बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2.5 ओम। फिर बच्चों 18, एक बल्ब पर 100 वाट 220 वोल्ट अंकित है, इसका प्रतिरोध कितना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर है वो है ए ऑप्शन, 220 ओम। ठीक है,
फिर 19 2 ओम 3 ओम और 6 ओम के तीन प्रतिरोधकों को किसी मिश्रित क्रम में जोड़ा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा तुल्य प्रतिरोध है वो नहीं हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा। ठीक है, 5 ओम। फिर है क्वेश्चन नंबर 20, किसी घर में 50 वाट के 2 बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे तक, 100 वाट का एक पंखा प्रतिदिन 15 घंटे तक तथा 100 वाट के अन्य उपकरण एक माह में 50 घंटे तक उपयोग किए जाते हैं, एक माह में कुल विद्युत ऊर्जा खपत होगी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा, 80 यूनिट। ठीक है, एक बात का थोड़ा सा ध्यान रखना कि देखो इन क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन हमने किया वो बहुत जल्दी जल्दी में किया है, तो हो सकता है एक आध क्वेश्चन हमारा कोई गलत हो, है ना। तो अभी आप ये मत सोचना कि सर ने जो बताया सर तो गलत पढ़ा रहे हैं, हो सकता है बेटा कोई क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया क्योंकि हमने इसको बहुत जल्दी जल्दी में सॉल्व किया है ना। बाकी आप समझदार हो। अगला क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा इकाई संयोजन नहीं है। तो देखो वोल्टेज का जो मात्रक होता है वो हमारा क्या होता है, कौन सा इकाई संयोजन सही नहीं है। तो वोल्टेज का एम्पियर, शक्ति का वाट, विद्युत धारा का ओम और प्रतिरोध का कूलम। बेटा वैसे इसमें ना ये सही है, अच्छा सही है आना था तो इसका हो जाएगा बी, बी ऑप्शन है ना। 21 का क्या होगा, बी ऑप्शन। इसमें से सही बताना था, ए सी और डी गलत है तो हमारा बी सही हो जाएगा। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति में किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन होगा, 22 का सी ऑप्शन। ठीक है, एक समान अनंत चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को गति कराना। फिर 23, धारावाही चालक की ओर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निर्भर करती है। तो बच्चों ये सभी पर निर्भर करती है, चालक की लंबाई पर भी करती है, चालक की सामग्री पर करती है। तो अभी के लिए हम इसमें प्रवाहित धारा की मात्रा कर देंगे 23 का सी ऑप्शन। फिर 24, एक छात्र एक बैटरी एक स्विच और दो बल्बों को समांतर रूप से जोड़ता है, स्विच ऑन करने पर केवल एक बल्ब जलता है, इसका सबसे संभावित कारण क्या है। तो इसका बेटा बैटरी कमजोर है, एक ही बल्ब जल रहा है मतलब कि बैटरी कैसी है, कमजोर है। 24 का हो जाएगा ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, 25 का जो आंसर है बहुत बड़ा क्वेश्चन है तो इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। और बेटा ये क्वेश्चन आपका पहले भी आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। 26 का ए ऑप्शन है, विभक्त बल द्विपरिवर्तक का उपयोग करना चाहिए। फिर 27 इसका तो अपना बी ऑप्शन आता है, 3a/2 है ना। 27 का 3a/2 हो जाएगा। अगला है बेटा, किसी विद्युत परिपथ में 1 3 के दो प्रतिरोधक हैं, इसका बेटा जो आंसर आता है क्वेश्चन नंबर 28 का, इसका आंसर आएगा डी ऑप्शन, 60 जूल। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29, इसका आता है ए ऑप्शन, 8 वोल्ट। और क्वेश्चन नंबर फिर 30 का जो आंसर है वो है हमारा बी ऑप्शन, 2.4। तो इस तरीके से इन सबके आंसर है। इनमें से एक आध क्वेश्चन आई थिंक गलत हो जाएगा बट आपको उसको छोड़ देना, आपको अगर उसका आंसर पता है तो आप कमेंट में बताना। आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब केमिस्ट्री यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम लवण को जलाने के पूर्व उसे रेग मारा गया अन्य पेपर से रगड़ने का कारण है क्योंकि उस पर क्षारीय मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्या होती है, परत होती है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर है, एक परख नली में 3 ml सोडियम सल्फेट व 3 ml बेरियम क्लोराइड मिलाने पर, ठीक है, क्या बनता है, BaCl का एक अवक्षेप बनता है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 का है क्या है, तो 33 में यहाँ पे एक दिया गया है कि कॉपर को अपन जला रहे हैं, कॉपर को गर्म किया जाता है तो क्या होता है, तो कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है और उपचयन होता है। कॉपर का क्या होता है बच्चों, उपचयन होता है। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कॉपर क्या करता है, ऑक्सीकरण करता है। 33 के बाद 34 पर आते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रभावित करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है बच्चों, निर्माण होता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये अपनी जो अभिक्रिया है तो विस्थापन अभिक्रिया, इसको बहुत बार आपको पढ़ाया है तो 35 का सी हो जाएगा। फिर एक वसा युक्त खाद्य सामग्री विकृत गंधित प्रक्रिया होने का कारण है, तो इनका क्या होने लगता है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण को क्या बोला जाता है, उपचयन बोला जाता है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है, तो बिना बुझे जल की क्रिया और अम्लों का तनुकरण, ये दोनों कैसी हैं, ऊष्माक्षेपी हैं। तो दो और पहला और दूसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन बच्चों इसका क्या है, एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे चेतावनी दी गई है, ठीक है, तो ये सभी शांत अम्लों व क्षारकों पर ये जो चिन्ह है वो बनाया होता है। इसमें देखिए अम्ल जब किसी के हाथ पर गिरते हैं, अम्ल इतने पावरफुल होते हैं कि किसी भी चीज को गला देते हैं, तो इस तरीके का सिंबल का यूज है वो करते हैं।
वैसे इसका आंसर डी ऑप्शन ही आई थिंक सही होगा। फिर एक बिलियन द्वारा लाल लिटमस पथ को नीला करने पर बिलियन का संभावित पीएच मान होगा। लाल नीला हो रहा है मतलब कि अम्ल को क्षार में बदला जा रहा है। अम्ल को क्षार में बदलने पर जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 10 होता है ना। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर महात्मा गांधी ने जो दांडी यात्रा की थी वो नमक के लिए की थी। नमक का सूत्र होता है सोडियम क्लोराइड NaCl। तो 40 का सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करने पर एक गैस उत्पन्न होती है जिसे चूने के पानी में प्रवाहित करने पर बहुत से दूधिया कर देती है। यह विलयन होगा। तो बेटा चूने का पानी को जो दूधिया करती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है यानी कि CO2। ठीक है, तो ये बिलियन बताना है 41 का जो आंसर है। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब उसके साथ में अंडे के पिसे हुए कवच के साथ क्रिया करता है तो क्या होता है, सोडियम क्लोराइड बनता है। 4 बिलियन ABCD दिए गए हैं, इसमें से बताना है कि H+ आयन किसमें होंगे। H+ आयन हमारे अम्ल में होते हैं। तो सबसे अधिक H+ आयन एक, जिसकी सांद्रण क्या होगा, 1 होगा, उसमें होंगे। व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र इसका होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीड डाइक्लोराइड, है ना। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर बाय रसायन जिसमें अग्निशामक यंत्र में प्रयोग किया जाता है, रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े बनाने में, पापड़ रोटी में, खमीर में किया जाता है, बाय रसायन है। तो बच्चों बाय हमारा बेकिंग सोडा होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो NaCO3 होगा। आई थिंक इसका आंसर Na2CO3 होगा यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट 44 का ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। 45 निम्नलिखित में से कौन सा उभयधामी ऑक्साइड के लिए सत्य है। तो उभयधामी ऑक्साइड वे होते हैं बेटा जो अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करते हैं और लवण व पानी बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों, लवण व पानी। तो आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर निम्न में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, 46। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो आंसर होगा वो अपना हो जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन हो जाएगा। और AgNO3 एवं कॉपर धातु, कॉपर, हाँ तो अपना MgCl2 तो आई थिंक नहीं होगा। एल्यूमिनियम हमारा ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। 46 का आई थिंक डी ऑप्शन होगा। ठीक है, फिर निम्न में से कौन सा उभयधामी ऑक्साइड, उभयधामी ऑक्साइड मतलब जो दोनों से क्रिया करे, तो इसका आंसर हो जाएगा जिंक ऑक्साइड, ZNO इसका आई थिंक सही आंसर हो जाएगा। फिर निम्न में से वह धातु जो ऊष्मा का दुर्बल चालक है, ऊष्मा की जो दुर्बल चालक है वो कौन सी, हमारी लेड है ना। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 49। अपरूपता दर्शाने वाला तथ्य है, तो अपना कार्बन अपरूपता दर्शाता है। एक्वा रीजिया में रासायनिक यौगिकों का अनुपात क्या होता है बच्चों, एक क्वेश्चन नंबर 50 है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा HCl/HNO3। फिर अभिक्रियाशीलता के अनुसार तांबा, टिन, सीसा और मर्क्यूरी की व्यवस्था का सही क्रम है। तो देखिए जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है वो अपना पारा है, फिर जिंक है, फिर लेड है और फिर आई थिंक कॉपर है। इस तरीके से क्रम दिया गया है 51, और जो इसका आंसर आई थिंक वो डी ऑप्शन ही होगा। फिर कार्बन की संयोजकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 4। कार्बन का अपर रूप नहीं है तो C48 कार्बन का अपर रूप नहीं है। साइक्लोहेक्सेन का रासायनिक सूत्र C6H6 होता है ना, C6H6। तो 54 का ये ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। CH3CH डबल बॉन्ड CH2 इसका नाम बताना है क्वेश्चन नंबर 55 का। तो बी इसका नाम हो जाएगा एल्कीन, डबल बॉन्ड वालों को एल्कीन बोलते हैं। एथेन का अणुसूत्र C2H6 है, इसमें कितने बंध हैं, ठीक है, इसमें अपन को बंध बताने हैं। तो इसमें 56 क्वेश्चन में जो बंध है वो अपने कितने बंध है बेटा, 7 बंध है। फिर हमारा निम्न हाइड्रोकार्बन में से भिन्न हाइड्रोकार्बन है, इनमें से हमें एक भिन्न हाइड्रोकार्बन बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा C7H14। फिर एल्डिहाइड की IUPAC नाम पद्धति में अनुलग्न लगाया जाता है, 58 का जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा, एल। ठीक है, फिर 59 का जो आंसर होगा वो अपना ए ऑप्शन हो जाएगा, ब्रोमो एथेन। और 60 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा अपना बी ऑप्शन, द्रव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, द्रव हो जाएगा। तो बच्चों इस क्लास में हमने 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 60 तक के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। और हो सकता है बच्चों इसमें से 1-2 क्वेश्चन के आंसर गलत हों, क्योंकि इनको बहुत जल्दी जल्दी में बनाया है। आप यकीन नहीं मानोगे इतना फास्ट इनका सॉल्यूशन बनाया गया है ताकि जल्दी से जल्दी बच्चों तक पहुंच सके। तो जो भी गलत है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा ताकि हम उसको जल्दी से जल्दी है वो सुधार पाए। बाकी अभी आप 60 तक के आंसर है वो उनको मिला लीजिएगा। बाकी इसके आगे के जो सॉल्यूशन है वो भी आपको बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा ताकि आपको जो भी नया सॉल्यूशन है वो मिलता रहे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।